75 साल एक किताब नहीं बल्कि भारत की आत्मा। आज फिर गूंजा हम भारत के लोग। संविधान सदन में जुटे देश के सबसे बड़े नेताओं के द्वारा आज के यानी कि आज हम जो है इसको संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं 26 नवंबर को। तो आज के दिन क्या संदेश दिया गया, हमारे जो भारत के राष्ट्रपति, हमारे जो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज का जो दिन है वो भारत के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इसके साथ ही 75वां संविधान का दिवस इसको मनाया जा रहा है, यानी कि 75वां जो दिवस है वो है। पूरे देश में आज जो है संविधान की प्रस्तावना गूंजी है और दिल्ली के संविधान सदन में एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यहाँ पर आप न्यूज आर्टिकल देख सकते हैं बहुत सारे, हिंदुस्तान टाइम्स, द इंडियन एक्सप्रेस, इन्होंने भी लिखा है कि अप्राइजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स 75th एनिवर्सरी। इसके साथ ही as Ravindra Bhatt writes, at the 75th anniversary of our republic, there is much to celebrate, much to reflect on. दोस्तों, 26 नवंबर 1949 का दिन वही है जब भारत ने अपने संविधान को अपनाया था, यानी कि उनका अंगीकार किया था। आज 75 साल बाद भारत ने इस महान दस्तावेज को सिर्फ याद नहीं किया बल्कि लोकतंत्र को और मजबूत करने का संकल्प भी लिया है। इसके साथ ही हमारे जो देश के सर्वोच्च नेता हैं, जिसमें भारत के राष्ट्रपति हमारे जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इसके साथ ही हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये संविधान कार्यक्रम में पहुंचे थे। दोनों ने संविधान निर्माताओं को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ये संदेश दिया कि भारत की जो ताकत है उसकी विविधता और लोकतांत्रिक परंपरा से जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक यहाँ पर आर्टिकल आ रहा है कि संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द हटाने की जो मांग है वो खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो दोस्तों, हमारा जो भारत का संविधान है इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। इससे बनने से लेकर, यानी कि जब संविधान कैसे बना, इसको किन लोगों के द्वारा तैयार किया गया, उसकी पूरी कहानी को हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आज तक भारत में जितने भी संविधान संशोधन हुए उसमें कौन कौन से विवाद रहे थे और कौन सा मुद्दा इसमें विवादास्पद है। तो इसमें अगर हम एक इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करें तो वो है समाजवादी और जो धर्मनिरपेक्ष वर्ड है, यानी कि कुछ लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये दोनों वर्ड जो है ये संविधान का मूल ढांचा, यानी कि जो बुनियादी ढांचा उसका हिस्सा नहीं है। तो इसके लिए इन शब्दों को हटाने के लिए याचिका खारिज की गई थी। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि जो आज भारत के, अगर हम जो देखते हैं आज मतलब कि जो कार्यक्रम हुआ है 26 नवंबर को, तो उसमें जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर, उनके द्वारा क्या संदेश दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इसके साथ ही संस्कृत और मैथिली में भी संविधान की प्रतियां भी जारी की गई, यानी कि संविधान की जो कॉपी है अब संस्कृत और मैथिली भाषा जो है उसमें भी अवेलेबल रहेगी। 2 किताबें जिसमें भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा, इनको भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही आयोजन में पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी लोकसभा में विपक्ष नेता के साथ एक मंच पर बैठे हुए नजर आए, यानी कि यहाँ पर, यानी कि आज के दिन सभी जो है अपनी एक तरह से राजनीतिक दलों को भुलाकर एक दूसरे के साथ लोकतंत्र की निशानी दे रहे थे। यानी कि लोकतंत्र क्या है कि सभी जो लोग हैं वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे। राष्ट्रपति के संबोधन की बड़ी बातें क्या थी, 75 यानी कि 75 साल पहले जो है संविधान सदन ने कि इसी सेंट्रल हॉल में आज के दिन संविधान सभा ने संविधान निर्माण का बहुत बड़ा काम किया था, यानी कि संविधान का निर्माण हुआ था। इसके साथ ही संविधान जो हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। हम आज ऐतिहासिक दिन के साक्षी हैं। हमारा संविधान जो है सामूहिक व्यक्तिगत स्वाभिमान जो है उसको भी सुनिश्चित करता है। आज के दिन ही संविधान सभा ने संविधान निर्माण का कार्य संपन्न किया था और इसे आत्म अर्पित अंगीकृत किया था। आज मैं देश की तरफ से संविधान सभा के सदस्यों को धन्यवाद और श्रद्धांजलि देती हूँ। तो ये जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इसके साथ ही ये जो अवसर है, उन्होंने और क्या कहा कि संविधान सभा की जो 15 महिला सदस्य हैं उनको योगदान को भी याद करने का है। संविधान के निर्माण में नेपथ्य में रहे अफसरों को भी बड़ी भूमिका दी उन्होंने कहा कि हर एक व्यक्ति की उस समय पर भूमिका थी। BN राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, यानी कि एडवाइजर थे। 26 जनवरी को हम संविधान के लागू की 75वीं वर्षगांठ जो मना रहे हैं, तो उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी जा रही।
पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम भी उठाए, उन्हें पक्का घर, खाद्य सुरक्षा सब कुछ मिल रहा है। भारत में विश्व स्तर पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर उसको डेवलप किया जा रहा है। उन्होंने कहा इसलिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ, यानी कि जो भी सत्ताधारी दल है उसकी उन्होंने काफी तारीफ की, परेज की। उन्होंने और क्या कहा कि ये देश का ही सौभाग्य है जो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माण की यात्रा का उन्होंने मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर को आप सभी लोग जानते होंगे, उन्होंने संविधान में प्रगतिशील और समावेशी समाज की बात को अंकित किया था। अब हम देखते हैं हमारे संविधान की जो मतलब कि मूल बातें क्या हैं, इनको थोड़ा हम डिटेल में करेंगे। जो हमारा संविधान है लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अब जो है अब देखिए ये 26 नवंबर को तैयार हो चुका था 1949 तक, लेकिन इसको 1950 26 जनवरी इस समय लागू हुआ। तो अब ये भी मन में सवाल उठता है कि जब 26 नवंबर को तैयार हो चुका था तो उस समय पर लागू क्यों नहीं हुआ, तो इसको भी आगे हम देखेंगे। इसके साथ ही लागू होने से पहले जब भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है यहाँ पर भारत में शासन चलता था, क्योंकि हम सभी को पता है कि जब ब्रिटिश भारत में आए थे तब कैसी सिचुएशन थी क्या नहीं, ये सब हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम सबको नॉलेज रहती है इतनी। इसके साथ ही दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान जो है वो भारत का ही माना जाता है। इसमें जो है मूल रूप से 395 अनुच्छेद थे, 22 इसमें भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। आज अगर देखें तो ये आज बढ़कर जो है ज्यादा हो चुके, यानी कि 470 से भी ज्यादा अनुच्छेद हो चुके हैं आज के समय पर। इसके साथ ही 22 पहले भाग थे लेकिन अब 25 भाग है और 12 अनुसूचियां शामिल हो चुकी हैं, यानी कि इनमें 4 अनुसूचियों को और ऐड किया गया है। इसके साथ हम बात करते हैं संविधान सभा की, यानी कि जिनको ये हमारा संविधान बनाने का श्रेय हम देते हैं। इनका संविधान सभा का गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। इसमें कुल 389 सदस्य थे, लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो 299 सदस्य रह गए थे। इनके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवैधानिक सलाहकार हमने पहले भी देखा, BN राव जो है वो संविधान के सलाहकार थे। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और इन्हें संविधान का जनक भी कहा जाता है। इसमें कुल बैठकों की अगर हम बात करें तो 11 बैठकें हुई थी और 166 दिन तक, यानी कि 11 बैठक और 166 दिन टोटल इतनी बैठकें हुई थी। इसके साथ ही 2 साल 11 महीने और 18 दिन ये जो हमारा संविधान को टाइम लगा था, इतना 2 साल 11 महीने और 18 दिन तैयार होने में। और इसको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, इसलिए इसे संविधान दिवस या फिर संविधान दिवस कहते हैं। लेकिन लागू ये हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब देखिए 26 नवंबर को ये लागू क्यों नहीं हुआ, तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आजादी का एक नारा दिया था। इसी की याद में संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 तक का वेट किया गया था। 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, वहां पर एक तरह से कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें पहली बार पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी। इसी अधिवेशन में अंग्रेज सरकार से डिमांड की गई कि भारत को 26 जनवरी 1930 तक संप्रभु दर्जा दे दिया जाए। फिर 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज या फिर स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। अब देखिए भारत की जो प्रस्तावना है वो क्या कहती है। प्रस्तावना क्या होती है, एक तरह से हम इसको कंक्लूजन भी मान सकते हैं या फिर हम अपना इंडेक्स मान सकते हैं कि जैसे कोई भी मान लीजिए बुक होती है, उसके पहले जो यहाँ पर इंडेक्स दिया होता है कि इस पूरी बुक में क्या क्या उल्लेख है, क्या क्या चीजें की गई, उनको थोड़ा शॉर्ट करके यानी कि कंक्लूड करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसी तरह हम प्रियम्बल को भी मान सकते हैं। हालांकि इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है कि हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, हालांकि यहाँ पर पंथ निरपेक्ष वर्ड भी आता है, यहाँ पर भी थोड़ा विवाद रहता है, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता सुनिश्चित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो शब्द थे वे 42 संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, हालांकि मूल संविधान में नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि नवंबर 2024 में एक फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, इन दोनों वर्ड्स को बेसिक स्ट्रक्चर का ही हिस्सा माना गया था। अब हम बात करते हैं संविधान के मुख्य भाग क्या क्या है। यहाँ पर भाग हमने देखे थे 25 भाग है, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट भाग में, जिसमें भाग 3 जो है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है। पहले 6 अधिकार है, पहले 7 थे लेकिन अब जो है 6 अधिकार है। पहले 7वां कौन सा था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको अब जो है मौलिक अधिकार से हटाकर इसको और मतलब कि अधिकार से हटा दिया गया, इसको मौलिक अधिकार से। भाग 4 क्या कहता है,
डीपीएस की एसपी की बात करता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 क इसमें ऐड किया गया था, ये मौलिक कर्तव्यों की बात करता है। भाग 5 जो है वो संघ सरकार, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के बारे में पूरे प्रावधान दिए गए। भाग 6 क्या कहता है? राज्य सरकार के बारे में, जिसमें राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा होगी। भाग 9 जो है वो पंचायती राज एवं नगर पालिका की बात करता है। भाग 11 जो है केंद्र और राज्य के संबंध आपस में कैसे होने चाहिए, इस तरह के प्रावधान करता है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है, यानी कि अनुसूचियां हैं। टोटल तो 12 है, लेकिन यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं। तो पहली अनुसूची है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। दूसरी है वेतन भत्ते, राष्ट्रपति, राज्यपाल, जज, इन सभी के वेतन वगैरह कहाँ से दिए गए, इन सभी के प्रावधान है। 5वीं अनुसूची कहती है अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति के बारे में। 8वीं अनुसूची 22 आधिकारिक भाषाएं। जैसे कि हम सभी को पता है कि भारत की जो 22 जो है वो एक तरह से ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि 22 भाषाओं में से कोई भी अगर राज्य चाहे यहाँ से अपनी जो है अपनी जो भी आधिकारिक भाषा अनाउंस कर सकता है, कोई भी स्टेट जो है। तो 22 भाषाओं को मान्यता मिली हुई है। इसके साथ ही 9वीं अनुसूची वे कानून जो न्यायिक समीक्षा से बाहर होते हैं उनके बारे में बताया गया। 10वीं अनुसूची जो वो दल बदल कानून, ये 52nd संशोधन हुआ था, उसमें लेकर आया गया था। इसके बाद 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों के बारे में, जो 73rd संशोधन हुआ था 1993 में, तो उसके बारे में बात करता है। इसके बाद 12वीं अनुसूची नगर पालिका की क्या क्या शक्तियां, ये 74th अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ऐड किया गया था। इसके अलावा जो संविधान है उस संविधान से लिए गए प्रावधान यानी कि सोर्सेस कौन कौन से, जैसे कि हमारे पास जो संसदीय प्रणाली है, हमारी एकल नागरिकता है, कानून का शासन है, तो ये कौन से देश से लिया गया है। अब देखिए कोई भी अगर हमें चीज बनानी होती है, मान लीजिए कि अगर हमने अपना घर ही बनाना है तो उसके लिए भी हमें थोड़ा मैप चाहिए होता, नक्शा चाहिए होता है। हम मैप बनवाते हैं पहले, है ना, डिजाइन करवाते हैं हमें कहाँ पर क्या चीज चाहिए। बिल्कुल उसी तरह जब हमारा संविधान बनने वाला था तो उससे पहले हमने भारत के अलावा जितने भी देशों के संविधान पहले बन चुके थे उसमें मतलब उसमें पूरी तरह से देखा गया कि वहां पर कौन से देश में कौन सी व्यवस्था अच्छी की गई है, फिर उसी को हमारी जो संविधान सभा है उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो इसी तरह भारत की जो संसद की प्रणाली है एकल नागरिकता। अब देखिए एकल नागरिकता क्या है, जब हम देखते हैं कि अमेरिका जो एक तरह से, हाँ, अमेरिका जो यूएसए है उसमें जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। दोहरी कैसे, जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, ये सिर्फ इसको एज्यूम करना, ठीक है, ये अमेरिका है और इसमें ये एक जो है उनका एक स्टेट है। अमेरिका यूएसए पूरी एक कंट्री है, यानी कि वो यूएसए का नागरिक भी रहेगा, उसको वहां के भी जितने अधिकार है वो दिए जाएंगे। इसके बाद वो जिस स्टेट में रहता है वहां की अलग से नागरिकता उसको दी जाएगी, यानी कि वो दोनों तरह से फायदे उठा सकते हैं। तो इसी तरह हमारी जो संविधान सभा उन्होंने सिर्फ एकल नागरिकता का प्रावधान किया है। इसके साथ ही अमेरिका जो है, अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया, इनको अडॉप्ट किया। इसके बाद आयरलैंड जो है इसमें नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, इनको हमने वहां से लिया है। आपातकालीन जो प्रावधान है वो हमने जर्मनी से लिए थे, वाइमर संविधान, यानी कि जब जर्मनी में जब हम बात करते हैं वहां के जो एक तरह से उस समय पर हम देखते हैं हिटलर जो था, हिटलर के द्वारा जो मतलब बनाया गया था संविधान, या उससे पहले जो बना था उसको वाइमर संविधान कहा जाता है। तो उस समय के संविधान से ये हमें इमरजेंसी जो प्रोविजन है लिए। इसके बाद मौलिक कर्तव्य जिसमें सोवियत संघ है, ये बाद में जोड़ा गया था, और पंचवर्षीय योजनाएं भी बाद में जुड़ी हैं। दक्षिण अफ्रीका से हमने संशोधन की प्रक्रिया ले कि कैसे अमेंडमेंट किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो संविधान की जो मूल इंग्लिश कॉपी, यानी कि इंग्लिश की जो एक तरह से बुक या फिर कॉपी, किसमें इंग्लिश में सबसे पहले जो संविधान मूल था वो किसने लिखा था, तो संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद संविधान को तैयार किया। संविधान की मूल अंग्रेजी कॉपी में 1,17,369 शब्द है, ये याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट 1 लाख के करीब है, जिसमें 444 आर्टिकल है, 22 भाग और 12 अनुसूचियां। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा की ड्राफ्टिंग सभा का अध्यक्ष बनाया गया था और इसके साथ उन्हें संविधान निर्माता का श्रेय भी दिया जाता है। इसके अलावा प्रेम बिहारी वे शख्स हैं जिन्होंने अपने हाथ से अंग्रेजी में संविधान की जो मूल कॉपी है यानी कि पांडुलिपि लिखी थी। जैसे कि जो जो बातें ऐड करनी है वो सभी पूरी एक बुक जो है वो प्रेम बिहारी जी के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा 25 यहाँ पर हम बात कर गए एक विवाद के बारे में जो कि हमारे संविधान को लेकर रहता है। संविधान की स्पेशली जो प्रस्तावना है उसको लेकर एक विवाद रहता है कि जो समाजवादी शब्द है, इसके साथ ही जो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष,
कुछ क्या करते हैं, पंथ की जगह धर्म भी मान लेते हैं, हालांकि पंथ अलग होता है और धर्म जो वो थोड़ा एक तरह से ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। तो पंथ या फिर धर्म निरपेक्ष जो है, इनकी बात यानी कि इन वर्ड्स को हटाने की बात कही गई थी। ये एक जो मामला है 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने ये एक फैसला सुनाया था, काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना उससे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्दों को हटाने की मांग की गई थी और इन जो याचिका थी इनको खारिज कर दिया गया था। जिसमें जो न्यायाधीश कौन कौन से थे, संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार की जो बेंच है, उन्होंने ये फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि ये जो वर्ड्स हैं दोनों, ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है और अगर इसको हटाते तो ये एक तरह से असंवैधानिक होगा। फैसले के प्रमुख बिंदु क्या थे, तो उन्होंने कहा कि ये शब्द 1976 में आपातकाल के दौरान 42 संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, आगे हम वो भी देखेंगे। कोर्ट ने क्या कहा था कि संसद की संशोधन शक्ति प्रस्तावना पर भी लागू होती है और ये जो संशोधन है बिल्कुल वैध है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा कि ये जो शब्द है मूल संविधान में ही नहीं थे और उसको खारिज कर दिया गया था। इसके अलावा समाजवादी का अर्थ क्या होता है, कोर्ट ने कहा कि भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें समाजवादी सोशलिज्म, इसका मतलब कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर स्टेट, उसको स्थापित करना, ना कि मार्क्सवादी समाज को। तो यह निजी क्षेत्र की वृद्धि में बाधा नहीं डालता है। इसके अलावा धर्मनिरपेक्ष, ये जो शब्द है संविधान की मूल संरचना का एक हिस्सा है। कोर्ट ने ये कहा कि सेकुलरिज्म जो है 1976 से पहले भी संविधान के विभिन्न अनुच्छेद, जिसमें अनुच्छेद 14, 15, 25 से 28 जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है, उसमें निहित है। इन्हें हटाना संविधान के मूल सिद्धांतों को कमजोर करने जैसा होगा। इसके साथ ही 1973 का यानी कि 1973 का जो केशवानंद भारती केस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मामले से विकसित जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन थी, उसके तहत ये जो शब्द है उनको संरक्षित किया गया। कोर्ट ने और क्या कहा कि कोई भी संशोधन संविधान की मूल भावना को नहीं बदल सकता। इसके अलावा याचिकाओं की जो पृष्ठभूमि वो हम देखते हैं, तो याचिका जो है वो सुब्रमण्यम स्वामी और विष्णु शंकर जैन जो वकील है, सामाजिक कार्यकर्ता बलराम सिंह, अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय, इन्होंने सभी ने दायर की थी। उनका दावा था कि आपातकाल में ये वर्ड जोड़े गए थे और इनको अवैध रूप से जोड़ा गया था, जो कि लोकतंत्र, निजी स्वतंत्रता, धार्मिक अधिकारों का भी उल्लंघन करते हैं। तो कोर्ट ने 22 नवंबर को सुनवाई के बाद अपना फैसला जो वो सुरक्षित रखा था, लेकिन फिर इसको जब अनाउंस हुआ तो ये कहा गया कि ये जो वर्ड्स हैं दोनों ही संविधान के मूल स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है। याचिकाकर्ता ने क्या कहा, मैं समाजवाद धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा के खिलाफ नहीं, लेकिन प्रस्तावना में इन शब्दों को अवैध रूप से शामिल किए जाने का विरोध करता हूं। तो हमारे जो सीजेआई थे उन्होंने क्या कहा, संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन की शक्ति जो है प्रस्तावना तक भी फैली है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये अलग नहीं है। कोर्ट इस तर्क पर विचार नहीं करेगा कि इसको 76 में जो है लोकसभा अपने कार्यकाल के दौरान संविधान में संशोधन नहीं कर सकती थी। प्रस्तावना में संशोधन करना एक संवैधानिक शक्ति है जिसका प्रयोग केवल संविधान सभा के द्वारा ही किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या सवाल उठाए गए कि संशोधन को राज्यों ने अनुमोदित नहीं किया था और विचार करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। कोर्ट को अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल के विचार सुनने चाहिए। इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी क्या कहते हैं, जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो संसद है उन्होंने भी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में शामिल करने का समर्थन किया था। सवाल ये होता है कि क्या इसे प्रस्तावना में एक अलग पैराग्राफ के रूप में जोड़ा जाना चाहिए, बजाय इसके कि 1949 में इसे समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के रूप में अपनाया गया था। तो इसी तरह ये काफी ज्यादा मतलब उस समय पर सवाल उठे थे, लेकिन फिर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो अब ये सब कुछ क्लियर हो चुका है कि जो समाजवादी और जो पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष वर्ड्स है तो ये संविधान का एक मूल हिस्सा है। इसके बाद अब अगर हम देखें कि भारत के संविधान में आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं, उसमें इंपॉर्टेंट कौन से इनको हम देखते हैं। तो जो अभी हाल ही में संशोधन हुए तो 105वां कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हुआ था 2021 में। राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया था, यानी कि जो राज्य है स्टेट्स हैं वो अपनी ओबीसी की सूची जारी कर सकते हैं। इसके बाद 27 अगस्त 2021 को ये अमेंडमेंट हुआ था। 106वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है लास्ट में हुआ 2023 में। लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो महिलाएं हैं उनके लिए 33% तक जो है रिजर्वेशन की यहाँ पर प्रावधान किया गया। इसके साथ हम ये कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट्स हैं उनको। तो सबसे पहले जो फर्स्ट अमेंडमेंट है 1951 में हुई थी, इसमें बात हुई थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
तो इन सभी को यहाँ पर जोड़ा गया था। इसके बाद 7th अमेंडमेंट होती है, 7वां संशोधन। भाषाई आधार पर जो राज्य है उनका पुनर्गठन किया गया था, ये 1956 में। इसके बाद 24th जो अमेंडमेंट हुआ था, इसमें संसद को मौलिक अधिकारों के साथ संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का स्पष्ट अधिकार दिया गया था। और ये जो मामला है गोलकनाथ केस को इसने पलट दिया था, यानी कि गोलकनाथ केस ने यह कहा था कि राज्यों को ऐसा अधिकार नहीं है, यानी कि संसद को मौलिक अधिकारों के साथ साथ संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यहाँ पर 24th अमेंडमेंट में संसद को यह अधिकार मिला था। इसके बाद 25th अमेंडमेंट होता है, इसमें जो है 1971 में यह भी होता है, इसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया और पर्याप्त मुआवजे की जगह यहाँ पर राशि लिखी गई थी। इसके साथ ही 42nd अमेंडमेंट जो है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, तो इसको आपातकालीन के दौरान किया गया था। इसमें प्रस्तावना में जो हमने अभी देखा सोशलिज्म वर्ड है, सेकुलरिज्म, अखंडता, ये सब जोड़े गए थे। संसद की शक्ति बढ़ाई गई थी इसमें, और इसके साथ ही न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की जो शक्ति है उसको सीमित किया गया था। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा गया, यानी कि डीपीएसपी जो है इनको इस समय पर ये जो 42nd जो अमेंडमेंट है इसमें ऊपर रखा गया था इसको, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं इनसे ऊपर होंगे डीपीएसपी उस समय पर। इसके बाद 42nd हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं 44th अमेंडमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर होगा 44th लिखा होगा यहाँ पर, ओके, यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। तो 44th जो अमेंडमेंट है 1978 में होता है। ये आपातकाल के बाद जब जनता पार्टी सरकार थी, उन्होंने 42nd संशोधन में कई जो मतलब बहुत ही एक तरह से खतरनाक प्रावधान थे उनको हटाया गया। संपत्ति के अधिकार जो पूरी तरह से यहाँ पर मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और इसको अनुच्छेद 300A में जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार को। आपातकाल घोषणा को कठिन बनाया गया, फिर राशि की जगह फिर से यहाँ पर मुआवजा कर दिया गया था। इसके बाद 61st जो अमेंडमेंट होता है हमारा 61st यानी कि 61वां संविधान संशोधन, इसमें वोट की उम्र जो थी उसको पहले आप जानते होंगे 21 ईयर्स का जो व्यक्ति था वो वोट डाल सकता था, लेकिन अब जो इसको 18 साल कर दिया गया है, तो ये इसी समय हुआ था 61st अमेंडमेंट में ही हुआ था। इसके बाद 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय पर 1992 में, तो इसमें हमने देखा था कि जो पंचायती राज संस्था उनको वैध दर्जा दिया गया था 11वीं अनुसूची को। इसके साथ ही 74th भी है, यहाँ पर पंचायत की जो शक्तियां हैं उनको नगर पालिका को यहाँ पर दर्जा मिला था। इसके बाद हम बात करते हैं 86th अमेंडमेंट जो कि 2002 में हुआ था, और इसमें जो शिक्षा का हम देखते हैं मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 21A में इसको ऐड किया गया था। तो 6 से 14 साल के बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, यानी कि हर जो है 6 से 14 साल का जो बच्चा उसको बिल्कुल फ्री एजुकेशन मिलेगी। तभी आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो स्कूल है उन्होंने काफी ज्यादा 6 से 14 यानी कि हम बात करें यहाँ पर तो जो प्री प्राइमरी क्लासेस होती हैं यानी कि नर्सरी एलकेजी से स्टार्ट होकर जो 8th स्टैंडर्ड तक है, स्कूल में मिड डे मील की सुविधा है, उनको यूनिफॉर्म दी जाती है, बुक्स दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां पर उनको सभी स्टेशनरी का सामान जो है प्रोवाइड करवाया जाता है। तो ये इसी अमेंडमेंट के तहत ही हुआ था। इसके बाद अब हम देखते हैं जो 74th अमेंडमेंट ये हो चुका था, ये यहाँ पर जो है मिस टाइप हो चुका है। नेक्स्ट जो है हमारा संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है 91st अमेंडमेंट, 91वां संविधान संशोधन। इसमें जो मंत्रिमंडल थी उसका आकार सीमित किया गया था, लोकसभा का आकार जो है वो 15% तक कर दिया गया, विधानसभा का 12% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद 101st अमेंडमेंट होता है 2016 में इस समय पर क्या हुआ था, जीएसटी को लागू किया गया था, जिसमें एक देश एक कर की बात हुई थी। और 103rd अमेंडमेंट जो है यानी कि 2019 में हुआ था 103वां संविधान संशोधन। इसमें जो ईडब्ल्यूएस है और यानी कि कमजोर वर्ग जो होता है उनको 10% आरक्षण दिया गया था, और इसको इस समय पर जो है अनुच्छेद जो 15 और 16 अनुच्छेद है उसमें भी एक तरह से संशोधन हुआ था। ये 103 अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। इसके अलावा हमने पहले देख ही लिए थे वो जो 105वां और 106वां जो संविधान संशोधन अभी हाल ही में हुए हैं।
तो दोस्तों ये मतलब कि हमने पूरा देखा कि भारत के संविधान के बारे में हमने पूरी जानकारी ली, आखिर क्या है, कैसे कैसे बना, बनने से लेकर अमेंडमेंट तक की। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति मुर्मू जी हैं, जब ये अभी जो हाल ही में ये एक प्रोग्राम कार्यक्रम हुआ है, उसमें संविधान को भारत की नैतिक दिशा बताया है। उन्होंने कहा है कि संविधान जो है भारत की एक तरह से नैतिक दिशा है। 75 साल बाद भी यह जो दस्तावेज उतना ही प्रासंगिक है जितना कि 1949 में था। उन्होंने युवा पीढ़ी से ये आह्वान किया कि संविधान को सिर्फ पढ़ना नहीं है बल्कि इसको जीना भी है। इसके अलावा 75th जो अभी संविधान दिवस मनाया गया, ये सिर्फ एक समारोह नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारा जो लोकतंत्र है ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी, किसी एक व्यक्ति, किसी सरकार की या फिर किसी एक अधिकारी की नहीं है, बल्कि हमारी सभी भारत के लोगों की ये जिम्मेदारी है। तो भारत का संविधान कागज पर लिखे शब्द नहीं है बल्कि 140 करोड़ सपनों की सुरक्षा है। 75 साल पूरे होते हैं और अब अगला अध्याय जो है, हमें एक नया अध्याय लिखना है जिसमें हम अपने लोकतंत्र को ऐसे ही जीवित रख सकें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।